इस वीडियो में हम CSS3 वेंडर प्रीफिक्सेस और CS रीसेट के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बारी आती है CSS3 की। CSS3 क्या है? जब डेवलपर्स या कस्टमर या टेक्निकल लोग CSS3 की बात करते हैं तो उनकी CSS3 से क्या मुराद होती है? CSS3 से मुराद उनकी ये होती है कि वो ऐसे फीचर जो CSS3 से पहले हम कोडिंग के ज़रिए नहीं करते थे, किसी जावास्क्रिप्ट या कोई और टेक्निक से यूज़ करते थे, वो काम जब हम CSS3 से कैसे कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बॉर्डर रेडियस पहले हम कैसे करते थे, इस पे इमेजेस क्रॉस किया के बैकग्राउंड पे इमेज लगाए जा सकते थे। अब CS3 के जरिए हम CSS की प्रॉपर्टी के जरिए बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। इस तरह बॉर्डर पे इमेज की फैसिलिटी भी आ गई CS3 में। मल्टीपल बैकग्राउंड्स की फैसिलिटी भी आ गई, आप बैकग्राउंड के अंदर कलर और इमेज भी इकट्ठे दे सकते हैं। फिर CS3 के अंदर एक अल्फ़ा HSL या RGB के साथ अल्फ़ा की वैल्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई कि आप कलर को ओपेसिटी के साथ दे सकते हैं, कितने परसेंट तक कलर की इंटेंसिटी हो, ओपेसिटी हो। ये CS3 में फीचर आया। फिर CS3 के अंदर टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी भी आई कि हम टेक्स्ट को शेडो भी दे सकते हैं, टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में लिख सकते हैं, टेक्स्ट को फॉन्ट फेस टेक्नोलॉजी के जरिए भी फॉन्ट फेस भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉन्ट फेस कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ये हमने पिछली वीडियोज़ में देखा। फिर CS3 के अंदर बॉक्स शेडो भी आया। आप किसी बॉक्स को बॉक्स शेडो देख सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड, उसका ऑफसेट सेट कर सकते हैं, उसका कलर सेट कर सकते हैं, उसकी रेंज सेट कर सकते हैं, कितने डिस्टेंस तक शेडो हो। फिर ग्रेडियंट इफेक्ट आया जिसके ज़रिए हम किसी भी डिव को बैकग्राउंड में ग्रेडियंट देकर उसको बटन टाइप इफेक्ट बना सकते हैं। ये सारे CS3 के फीचर्स हैं। इसके साथ साथ CS3 के अंदर कुछ ट्रांजिशन, कुछ एनिमेशंस भी आई, लाइक रोटेशन। आप किसी भी डिव को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, उसको साइज में छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, उसको टेढ़ा कर सकते हैं। ये सारी ट्रांजिशन थी। जब एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन ट्रांजिशन से डिफरेंट है। एनिमेशन का मतलब ये होता है कि ख़ास एक ट्रांजिशन कितने टाइम पीरियड के दौरान करनी है। इसके अंदर आप की फ्रेम सेट करते हैं कि लाइक एक सेकंड के 10वें हिस्से तक ये काम करना है, 10वें हिस्से तक ये काम करना है, अगले 10वें हिस्से तक ये काम करना है। उसके टाइम स्पैन डिफाइन कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक डिवाइस की ये हाइट है, एक सेकंड के अंदर उसकी हाइट बढ़ जाए तो उसको हम एनिमेशन के ज़रिए डिफाइन करेंगे ताकि अगले सेकंड के अंदर अंदर ये हाइट इसकी हो जाए। तो ये हम एनिमेशन के ज़रिए डिफाइन करेंगे। CS3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये चीज़ नोट कर लें कि CS3 प्रॉपर्टीज़ हर ब्राउज़र में, ओल्डर ब्राउज़र में सपोर्टेड नहीं है, और हर ब्राउज़र को उसका समझने का सिंटेक्स डिफरेंट है। हर ब्राउज़र को CS3 की प्रॉपर्टीज़ हम समझाने के लिए वेंडर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। मतलब वेंडर प्रीफिक्स क्या है ये देखते हैं। वेंडर प्रीफिक्स की हमें ज़रूरत कब पड़ी? वेंडर प्रीफिक्स की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है क्योंकि हम देखते हैं कि CS3 कॉन्टीन्यूसली इवॉल्विंग है। स्टिल अभी इसके सारे फीचर फाइनलाइज नहीं हुए कि ये CS3 का लास्ट वर्जन है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है। इसलिए हम इस वेंडर प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अभी लॉन्च या फाइनलाइज नहीं हुई, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, तो हम उसको ऊपर यूज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र्स के अंदर वेंडर प्रीफिक्सेस के साथ। वेंडर प्रीफिक्सेस को अल्टीमेटली आप ये भी कह सकते हैं, वेंडर प्रीफिक्सेस डिज़ाइनर को या डेवलपर को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लें जो अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। वेंडर प्रीफिक्सेस के बगैर अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, तो वो हर ब्राउज़र में डिफरेंट वे में बिहेव करेगी क्योंकि हर ब्राउज़र को समझने का अपना तरीका है। तो इसलिए हम वेंडर प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं ताकि हम सब ब्राउज़र्स को एक ही सूरत में समझा सकें। उसके लिए हम वेंडर प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं। ये वही बात लिखी, वेंडर प्रीफिक्सेस हमें हर वो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करने की कैपेबिलिटी दे देते हैं जो कि अभी अंडरस्टैंड और जो कि अभी अंडर एक्सपेरिमेंट से है। CS रीसेट क्या है? समटाइम आपने देखा होगा, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि ब्राउज़र्स हर एलिमेंट, हर टैग के बारे में कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर रखते हैं, लाइक H2 H के टॉप बॉटम मार्जिन हैं, पैराग्राफ के टॉप बॉटम मार्जिन हैं, ऑन ऑर्डर लिस्ट के टॉप बॉटम मार्जिन लेफ्ट पैडिंग आ रही होती है, बुलेट्स आ रही होती हैं। इस तरह हर एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन या डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स हैं। तो जब हम ऐसा डिज़ाइन बना रहे हो जिसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, डिफ़ॉल्ट मार्जिन वो नहीं चाहिए, हमें अपने कस्टम या अपने डिज़ाइन के मुताबिक मार्जिन और पैडिंग चाहिए, तो हमें उससे पहले उसके प्रोसेस के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को नलीफाई करना पड़ता है।
उसके दो तरीके हैं, या आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के स्टार्ट पे ही सारे डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को नलीफाई कर लें, या उनको हर एलिमेंट को जब जब यूज़ करें, हम जब भी पी यूज़ करें, जब भी हेडिंग यूज़ करें, तो उस वक्त उसके अपने कस्टम डिफाइंड स्टाइल्स लिख लें। CSS इस तरह यूज़ करते हैं, अगर डिफ़ॉल्ट मार्जिन लिखने हैं तो मैं अपने स्टाइल सबसे ऊपर ही लिख लूँगा, बॉडी H1 H2 H3 H4 5 6 पी एड्रेस ब्लॉक ये सब के मार्जिन पैडिंग 0 कर दो। अब ये अगर मैं अपने स्टाइल्स के एंड पे लिखूँगा तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सारे राइगा जाएंगे। लिहाजा जब भी CSS लिखनी है तो हमने अपनी स्टाइल्स के सबसे ऊपर लिखनी है, या इसको अगर लिहाजा फाइल बनाई हुई है तो उसको अपनी कस्टम स्टाइल के फाइल की कॉल से पहले इसको कॉल करना पड़ेगा। हाँ, CSS से नुकसान ये भी हैं कि सम टाइम ऐसे टैग्स पर भी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर रही होती है जो कि हमें ज़रूरत भी नहीं होती थी, तो ये एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है सर्वर पे, तो ये ओवरहेड होता है, ऑप्टिमाइज तरीका नहीं है। जैसे अगर CSS यूज़ करें तो वो टैग्स यूज़ करें जिनकी आपको ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं को ही रीसेट करें, तो बाकी टैग्स को रीसेट करने की ज़रूरत नहीं।